अमेरिका, इजराइल, ईरान पर हमला करते हैं और ईरान और मजबूत होकर के सामने आता है। अब तो हॉर्मुज उसने कंट्रोल कर लिया। जंग में और बाकी जंगों में क्या फर्क देख रहे हैं? उसके बराबर नहीं है, लेकिन उसको पता है कि दुश्मन की टेक्नोलॉजी में गैप्स क्या है और उसने उन गैप्स को एक्सप्लॉइट किया है। क्या फिर जंग शुरू होगी, क्या लगता है? नहीं, देखिए, जंग तो शुरू होगी। एमओयू जो है उसका मतलब केवल वक्ती है, क्योंकि वो 30 या 60 दिन का है। लेबनान डिपेंड करेगा लेबनान में क्या होता है, और गाजा में फिर से जंग शुरू हो सकती है और जंग खत्म नहीं होगी। 6-7 महीने अभी लग सकते हैं और आने वाले 6 महीनों में कम से कम मैं नहीं देखता कि कोई चेंज होगा और फुल ब्लोन जंग भी हो सकती है। लेबनान में बकायदा सीजफायर टूट चुका है, हालांकि अभी उसका ऐलान नहीं हुआ टूटने का, लेकिन बड़ी जबरदस्त जंग हो रही है। इजरायली बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं। मतलब वहां हिजबुल्लाह ने एफपीवी ड्रोन्स का इजाद कर दिया। एफपीवी ड्रोन्स वो हैं जिनको इजराइल जाम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो ऑप्टिकल फाइबर है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको वेस्ट एशिया की और दुनिया भर की खबरें बिल्कुल वहां से जहां से सही सोर्स है, जो जिस पर भरोसा किया जा सकता है, उस तरह से आपको खबरें पहुंचाई जा रही हैं। और उसके साथ साथ कुछ जानकार लोगों से मुलाकात कराई जा रही है, ताकि वो जो वेस्टर्न मीडिया और गोदी मीडिया नैरेटिव देने की कोशिश करता है प्रोपेगेंडे की शक्ल में, उससे जरा बाहर निकल करके उससे बचते हुए आप तक खबरें और नैरेटिव पहुंचे, ये कोशिश हमारी लगातार है। आज काफी दिन के बाद, कई हफ्ते के बाद एक बार फिर हम अमरेश मिश्रा जी से बात कर रहे हैं। अमरेश मिश्रा जी ईरान गए थे जनवरी में। उसके अलावा वेस्ट एशिया को बहुत अच्छी तरह से नजदीक से देख रहे हैं, मुसलसल कई और प्रोग्राम्स में और दूसरे सोशल मीडिया पे भी काफी आप देखे जाते हैं। और खास बात यह है कि वॉर हिस्टोरियन के तौर पर भी उन्हें जाना जाता है। आज मैं कुछ उसी किस्म की बात करना चाहता हूं शुरू में। अमरेश मिश्रा जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक आपने यू। बहुत सी जंगों की स्टडी की है और इस जंग को भी अक्टूबर 2023 से लगातार फॉलो कर रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। मैं बिल्कुल शुरू में यह समझना चाहूंगा, मैं समझता हूं यह सवाल बहुत लोगों के जहन में है, आखिर इस जंग में और बाकी जंगों में क्या फर्क है? 2 बार, 3 बार अब तो कहा जा सकता है अमेरिका, इजराइल ईरान पर हमला करते हैं और ईरान और मजबूत होकर के सामने आता है। अब तो हॉर्मुज उसने कंट्रोल कर लिया और यूरोप समेत बहुत से मुल्कों के जहाज ईरान के साथ, आईआरजीसी के साथ कोऑर्डिनेट करके वहां से अपने शिप्स गुजारने पर मजबूर हो चुके हैं। अमेरिका, इजराइल ऐसा लगता है जैसे हाथ मल रहे हैं कि हमने क्या किया, हमें वो हमले करने ही नहीं चाहिए थे, जंग छेड़नी नहीं चाहिए थे। अमेरिका और इजराइल दोनों बिल्कुल लाचार नजर आ रहे हैं, अगर मैं सही समझा हूं। अगर मेरी समझ गलत हो तो वो भी आप बताइएगा। आप इस जंग में और बाकी जंगों में क्या फर्क देख रहे हैं? मेरे ख्याल से इस पर आज शुरुआत में बात हो जाए तो लोगों को थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाए। जी अमरेश मिश्रा जी। देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं, बाकी जंगों में जो, यानी आप इस जंग को मैं 7 अक्टूबर 2023 का एक एडवांसमेंट मानता हूं कि वो उसी उसी लॉजिक को उसने आगे बढ़ाया है। तो अब जो 7 अक्टूबर 2023 को हुआ वो एसिमेट्रिक वॉरफेयर थी। एसिमेट्रिक वॉरफेयर मतलब एक बड़ी टेक्नोलॉजिकल पावर के सामने एक छोटी ताकत थी, जो टेक्नोलॉजी के मामले में उतनी तो नहीं, उसके बराबर नहीं है, लेकिन उसको पता है कि दुश्मन की टेक्नोलॉजी में गैप्स क्या है और उसने उन गैप्स को एक्सप्लॉइट किया है और बहुत खूबसूरती से किया, जो 7 अक्टूबर 2023 में हमको दिखाई पड़ा। उसके बाद लगातार वो सिलसिला जारी रहेगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। और ये जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं, ये नई टेक्नोलॉजी इजाद करती जाएंगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। अब आप देखिए, दो मैं आपको इसमें एग्जांपल्स देता हूं कि अभी जो लेबनान में हो रहा है, लेबनान में बकायदा सीजफायर टूट चुका है, हालांकि अभी उसका ऐलान नहीं हुआ टूटने का, लेकिन बड़ी जबरदस्त जंग हो रही है। इजरायली बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं। मतलब एक एक दिन में 34 इजरायली हताहत। अब वो इंजर्ड कहते हैं, लेकिन चलिए, उन्होंने मौतें भी स्वीकारी हैं कि 16 से 20 इजरायली सोल्जर्स, जब से 2 मार्च से जंग शुरू हुई,
और अभी खास तौर पे 16 अप्रैल 2026 को जो संधि हुई उसके बाद लगातार जंग जारी है। वो अब वहां हिजबुल्लाह ने एफपीवी ड्रोन्स का इजाद कर दिया। एफपीवी ड्रोन्स वो हैं जिनको इजराइल जाम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो ऑप्टिकल फाइबर हैं। उसको एक आदमी ऑपरेट करता है गॉगल्स पहन के, और आप बिलीव नहीं करेंगे, वो एक केबल है, केबल ड्रोन के साथ जाता है। वो चाहे 100 मीटर का केबल हो, यानी एक आदमी खड़ा है, उसके साथ ड्रोन उसने उड़ाया, उस ड्रोन के साथ एक केबल जुड़ा है। क्योंकि अभी तक ड्रोन्स रेडियो वेव्स इमिनेट करते थे तो उनको जाम किया जा सकता था, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है ये कोई रेडियो वेव इमिनेट नहीं करता है। अब इस तकनीक से यह हालत हो गई है कि इतनी बुरी तरह से इजराइल मारा गया है कि नेतन्याहू ने कल बयान दिया कि इसका तो हमें हल खोजना होगा। ये ड्रोन नहीं है, ये कोई माइनर इरिटेंट नहीं है जो हल्का सा जो थोड़ा सा परेशान कर रहा है हमको। ये तो एक नई मिसाइल है। अब ये देखिए, बाकी जंगों से जंग को अलग कर देती है ये जो लगातार लो लेवल का टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, क्योंकि ये बहुत महंगे नहीं है। ऑप्टिकल फाइबर आप कोई नहीं किसी ने नहीं सोचा होगा कि इतने सस्ते में एक आदमी खड़े होके और इजरायलियों को इतना नुकसान पहुंचा सकता है कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। लेबनान में उनकी पूरी कोशिश है कि बेरूत के करीब पहुंचे, वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसी वजह से एफपीवी ड्रोन्स की वजह से मुख्य कारण यही है। और भी जो हिजबुल्लाह के लड़ने के तरीके हैं, जो लेबनान में ज्योग्राफी है। अब हम आते हैं ईरान पे। ईरान पे आप देखिए तो ज्यादा हम पिछली बात नहीं करते हैं। जो 3 घटनाएं हुई सीज फायर के दौरान, जो 25-26 को हुआ, 27-28 को हुआ और 28-29 को हुआ, जो रात की घटनाएं, यहां पर अमेरिका ने एक ईरान के बोट को सिंक किया। उसके बाद ये सोचा कि हम अपने ड्रोन्स भेजे तो वो ड्रोन्स मार गिराए गए, और एक किसी नए एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा मार गिराए गए हैं। अब उसके बाद अमेरिका ने फिर 27-28 को देखिए झड़प हुई, और अभी 28-29 को तो एक अमेरिकन ड्रोन को बकायदा ईरान ने मारा। जो लेटेस्ट घटना है, अमेरिकन शिप्स को वापस किया जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, और उस ड्रोन के मलबे की तलाश ईरान कर रहा है। यानी अमेरिका के पास कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है कि अपने मलबे को भी ढूंढ सके। ये देखिए क्या है कि भाई मैं कह रहा हूं कि जो नया एयर डिफेंस सिस्टम, जो रशा का पैंतसीर एयर डिफेंस सिस्टम ईरान ने लिया था, और जिसको 40 दिन की जंग के दौरान रिवील नहीं किया उस तरह से, वो अब रिवील हो गया। और ये जो एयर डिफेंस सिस्टम, ये फिर वही दिखा रहा है कि जो ताकतें जिनके पास उतनी बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है, वो कैसे छोटी छोटी टेक्नोलॉजीज का आदान प्रदान करके, इनोवेट करके, एंटरप्राइजिंग, एक ज्यादा एंटरप्राइजिंग है, वो रोज नए इनोवेशन सामने ला रहे हैं, चाहे छोटी टेक्नोलॉजी के हो, जो बड़ी टेक्नोलॉजी को फंसा दे रहे हैं। आप एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए, इब्राहिम लिंकन जितना बड़ा जहाजी बेड़ा है वो, अब वो उसमें 100 जहाज हैं, उसमें न्यूक्लियर पावर है, वो सब कुछ है, लेकिन क्या वो मैन्यूवर कर सकता है जितनी तेजी से ईरान की गन बोट्स मैन्यूवर करती हैं? वो आईआरजीसी की जो छोटी बोट्स है, वो मैन्यूवर कर ही नहीं सकता। वो जरा सा वो ऐसे घूमने में उस पर 10 मिसाइल ठुक जाएंगी, तो उसको अमेरिका इस्तेमाल ही नहीं कर पाया। मैं तो हैरत की बात यह है कि अमेरिका 28 फरवरी के पहले क्या लंबे समय से इब्राहिम लिंकन वहां पार्क किए हुए। मुझे कोई बता दे कि इब्राहिम लिंकन का एक अचीवमेंट, जो भी अमेरिका ने नुकसान ईरान का किया, वो F-15, F-16, F-35 जेट से किए। और जिन पे, और जो जवाब जब मिल गया, जब F-15 जहाज गिर गया, F-35 भी गिर गया, तो अमेरिका वहां से भी पीछे हट गया। इब्राहिम लिंकन ने क्या किया, जरा कोई बताया हमको, एक एग्जाम्पल बता दो। तो इतनी बड़ी तुम्हारा एसेट, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, ये जहाजी बेड़ा। अच्छा, सबमरीन्स भी आप देखिए, तो जून 2025 में जो अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला किया था, उसमें एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन अमेरिका की है, टॉमहॉक मिसाइल उससे छोड़ी थी। इस बार वो कहां गई? इस बार उसका उसका हुआ क्या? तो इस बार ये हुआ है कि ईरान ने जो 40 दिन की जंग है उस दौरान अमेरिका के रडार सिस्टम नष्ट कर दिए। जो कतर में FPS-32 जो $1.1 बिलियन का था, उसके बाद और भी जो रडार सिस्टम्स थे कुवैत और जॉर्डन, वहां नष्ट कर दिए। तो वो कम्युनिकेशन ही टूट गया। वो सबमरीन क्या करे?
सेंटकॉम का ऑफिस कतर में है, वो सेंटकॉम उसको ऑर्डर ही नहीं कर पा रहा है ठीक से। और उसके बाद ये कंफ्यूजन फिर ऊपर पहुंच गया, ट्रंप तक पहुंच गया, और वो अभी तक जारी है कि ट्रंप एक दिन बात करते हैं कि कोई मुआहदा होगा और दूसरे दिन बात करते हैं कि जंग होगी। ये कंफ्यूजन दरअसल लोग सोचते हैं कि ट्रंप पागल हो गए, लेकिन पागल नहीं वो हुए, वो दरअसल ईरान की टैक्टिक्स ने उनको पागल कर दिया। ईरान की टैक्टिक्स ये ने पागल कर दिया। और हिजबुल्लाह का आपने बताया, साथ साथ वो भी आप बताइए, वो जो यमन के हुथी अंसारुल्लाह ने जो अमेरिका को वहां से फरार होने पर मजबूर किया, ऐसे लोग अगर आप उनकी तस्वीरें वीडियो देखेंगे तो ये यकीन नहीं आता कि 2 टाइम वो ठीक से खाना भी खा रहे हैं। पैरों में वो चप्पल पहन करके दौड़ने वाले लोग, और हर जुमे को पूरे मुल्क में अमेरिका और इसराइल के साथ के खिलाफ प्रोटेस्ट होता है। वहां उनके पास हथियार कैसे हैं, क्या कुछ है जो अमेरिका को वहां से भागना पड़ा? नहीं, देखिए वो वही तो मैं कह रहा हूं कि जमाना कितना बदल गया है। ये दूसरे लोगों के लिए ये जमाना बदला है, जेनजी आई है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे, एआई आ गई है, लेकिन एक जमाना ये भी बदल रहा है जो लोग नहीं देख रहे हैं कि चप्पल वालों के पास मिसाइल आ गई। और जब चप्पल वालों के पास मिसाइल आ जाते हैं, दिमाग तो उनका आप मतलब एआई वालों से तेज भी हो सकता है। जो लोग एआई चलाते हैं या जिनकी जिंदगी उसके इर्द गिर्द घूमती है और दुनिया इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, दिमाग तो उनका भी उतना ही है। उनको मिसाइल उनके हाथ में आ गई है, तो वो उसका जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे एआई वगैरह या जितना भी हाईटेक जो टेक्नोलॉजी है, अमेरिका ने जंग करके देख ली यमन के साथ, ये मार्च और मई 2025 के बीच में। और उस जंग में अमेरिका का आइजनहावर जहाज और बड़े बड़े जहाजी बेड़ा बेकार हो गए। तो ये बार बार ये चीज सामने आ रही है कि जो बड़े जो इस तरीके के पुराने और बहुत उन्नत तकनीक वाले, खासतौर पे न्यूक्लियर पावर्ड जो हथियार है, वो बेकार हो जाते हैं इन जंगों में, जहां आपको तुरंत आपको मैनूवर करना होता है, आपको दुश्मन को परेशान करना होता है, छोटी छोटी जो नौकाएं हैं वो भारी पड़ जाती हैं। तो इसलिए देखिए, ये एक वॉरफेयर का नया तरीका, जिसमें जनता को मोबिलाइज किया गया है और जनता भी पीछे है। तो जंग जो होती थी सेनाओं के बीच, अब वो ईरान में अलग तरह की जंग हो रही है, वो जनता सड़क पे है 28 फरवरी से। उधर सेना, जनता का सेना, ये सेना का मनोबल जनता बढ़ा रही है, और उधर जो लीडरशिप का मनोबल सेना बढ़ा रही है, और फिर ग्राउंड में अचीवमेंट्स हो रहे हैं। तो ये एक पूरा एक स्पिरिचुअल फोर्सेस का एक नया इक्वेशन बन गया है, जो कभी वॉरफेयर में था नहीं, या हुआ करता था पहले जब क्रूसेड्स होते थे या तब होते थे। जी जी जी, तो ये एक बिल्कुल नई किस्म की सूरत हाल है जो दुनिया इसको देख रही है। और क्या आपको एक वॉर हिस्टोरियन के तौर पर आपको बहुत से हथियारों के बारे में भी जानकारी है? आपने काफी कुछ बताया अभी। क्या जब मिसाल के तौर पर कल ये जब जंग बंद हो जाएगी, क्या बहुत से दुनिया के मुल्क ईरान से हथियार खरीदने की तरफ दौड़ेंगे? सस्ता भी और इतना बढ़िया कि अमेरिका के और यूरोप के तमाम हथियारों को नाकाम कर रहे हैं। 300 रुपए, सॉरी, $300 में ये जो FPV, फर्स्ट पर्सन व्यू नाम का जो ये है ड्रोन, मुझे एक एक वीडियो जारी की हमारे जानने वाली पत्रकार हैं लेबनान से, जैनब सफ़ार। उन्होंने बताया कि $300 में ये आ जाता है, $300 में बन जाता है, एक स्मार्टफोन के बराबर। और वो जो आयरन डोम है उसको भी तबाह कर रहा है, और जो मरकावा टैंक है उसको भी तबाह कर रहा है, जो उसके इसराइल के बहुत बड़े एक हथियार माने जाते थे। तो क्या आपको लगता है कि दुनिया भर में ईरान के हथियारों की मांग बढ़ेगी अब? नहीं, अभी तो बढ़ने भाई, अब देखिए जब वॉरफेयर का तरीका बदल रहा है, अभी देखिए आर्मीनिया ने अपनी नेशनल डे परेड की, जिसमें उसने जो उसने रशिया से लिया या अमेरिका से लिया या यूरोपियन पावर से लिया वो नहीं दिखाया, जो ईरान से लिया उसको दिखाया। खास तौर पे आर्मर्ड कार्स, छोटी छोटी जो मनूवर कर सकती हैं, उनको बकायदा आर्मीनिया ने अपने नेशनल डे मिलिट्री परेड में दिखाया। तो ये तो चीज बदल रही है ना। मैं ये कह रहा हूं कि FPV ड्रोन आप भी बना सकते हैं, हम भी बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये सब कुछ बदल देगा। देखिए, जी जी। अगर हम भी अगर FPV ड्रोन बना सकते हैं, आप भी बना सकते हैं,
तो फिर तो वॉरफेयर का तरीका ही बदल गया ना फिर तो। और दुनिया इस मॉडल को कॉपी करना चाहती है। अमेरिका ने जैसे, देखिए, लेकिन इतनी तेजी से ईरान और हिजबुल्लाह आगे बढ़ रहे हैं कि अमेरिका को मुश्किल हो रहा है, हम्म, बहुत मुश्किल हो रही है कि उससे कैसे, हाउ टू कीप अप विद देम। हम्म, क्योंकि शायद 136 ड्रोन अभी तक था, उसकी अमेरिका ने कॉपी निकाली लूकस नाम से। जी जी। अब ये एफपीवी ड्रोन आ गया है, इसका क्या करेंगे? और फिर कुछ तीसरा आ जाएगा। तो एफपीवी ड्रोन्स भी देखिए चलाने के लिए जिगरा चाहिए। एक अकेला आदमी खड़ा है गॉगल्स पहन के, आप देखिए उसकी बिल्कुल पिक्चर्स, और बिल्कुल। इतना लंबा केबल है। हम्म, इजराइल केबल भी नहीं काट पा रहा, हम्म। क्योंकि वो कहां से उसको पास आना पड़ेगा। उधर हिजबुल्लाह की एक टीम खड़ी है, अगर पास हो गए तो मार देंगे। तो इसलिए देखिए, ये जो पूरी एक सिचुएशन है, इसमें ज्योग्राफी का भी बहुत बड़ा रोल है। जैसे लेबनान की ज्योग्राफी को हिजबुल्लाह ने इस्तेमाल किया, क्योंकि लेबनान में क्या है कि हर हर हिल के पीछे, हम्म, हर छोटे पहाड़ के पीछे उससे भी बड़ा पहाड़, फिर हम्म, वहां आप जाइए तो फिर उससे बड़ा पहाड़। हम्म, तो आप यही करते रह जाइएगा कि हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, जो कन्वेंशनल मिलिट्री लॉजिक है कि हम्म, हाईएस्ट पॉइंट कहाँ से है, उसको हम कैप्चर करना है। वो हमने कैप्चर किया तो पता चला उससे भी बड़ा है उसके हम्म, पीछे। हम्म, तो ये जो ज्योग्राफी, अच्छा, जो ईरान की ज्योग्राफी में जो गुफाएं हैं, जो पहाड़ हैं, जो उसका तटीय इलाका है, खर्ग आइलैंड जो है पूरा अजीब तरह से उसका उसकी ज्योग्राफी है, बिखरा हुआ है। और उसमें आप कहीं से भी सोल्जर्स निकल सकते हैं, इसलिए अमेरिका की हिम्मत नहीं हो रही, सपाट जमीन नहीं। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं, देखिए, ये सब दुनिया को बदल रहे हैं, और दुनिया के और देश भी आज नहीं तो कल इससे सीखेंगे। और ज्योग्राफी की आपने बात कही, हॉर्मोज का कितना कमाल है साहब। हॉर्मोज में जो ज्यादा इलाका, जो जो ओमान की तरफ वाला इलाका है, वो छिछला है, कम गहरा है, पथरीला है। जो ईरान की तरफ से वो घूम के आता है, वो गहरा है, जिससे बड़े जहाज उसी तरफ से गुजर सकते हैं। तो ज्योग्राफी से ईरान को बड़ी एडवांटेज है। अब मैं चलना चाहता हूं, आपने मैदान जंग में किस तरह से ईरान, हिजबुल्लाह और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस लड़ रहे हैं उनके बताया। अब मैं डिप्लोमेसी की तरफ जाना चाहता हूं, क्योंकि डिप्लोमेसी में भी ईरान ने, मैं समझता हूं, बहुत ही गैर मामूली तरीके से वो डिप्लोमेसी कर रहे हैं। एक तरफ फॉल्स फ्लैग कराए जाते हैं ताकि ईरान और अरब मुल्कों के बीच में किसी तरह से जंग छिड़ जाए, और दूसरी तरफ ईरान के फॉरेन मिनिस्टर मुसलसल इन मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर से बात करते हैं, मामला सीधे सीधे डिस्कस करते हैं। क्या कुछ है, डिप्लोमेसी का तरीका क्या है, डिसीजन मेकिंग ईरान की और अमेरिका की, इस ये जो निगोशिएटर्स टीम दोनों तरफ की आती हैं, उनकी क्वालिटी, उनका बिहेवियर, उनका डिप्लोमेसी का तरीका, अपनी शर्तें मनवाने का तरीका, और टॉप लीडरशिप का फैसला लेने का तरीका, उसे भी थोड़ा सा बता दीजिए। मैं समझता हूं लोगों को ये गहराई से समझने की जरूरत। नहीं, देखिए, अभी तक दुनिया में एक वर्टिकल डिप्लोमेसी रही है। वर्टिकल डिप्लोमेसी का मतलब है कि ज्यादातर एक बड़ी ताकत है, छोटी ताकत से बात कर रही है, छोटी ताकत भी बड़ी ताकत से बात कर रही है। ईरान ने हॉरिजॉन्टल डिप्लोमेसी लगा दी। और हॉरिजॉन्टल डिप्लोमेसी में क्या है कि आप अपने से बराबर या अपने से कमजोर लोगों को आप अ, उतनी अहमियत दे रहे हैं जितनी अहमियत आप किसी बड़ी ताकत को दे रहे हैं। यानी अगर अब्बास अरागची चीन के फॉरेन मिनिस्टर से बात कर रहे हैं, तो अब्बास अरागची अजरबैजान के भी फॉरेन मिनिस्टर से बात कर रहे हैं, जो कि एक तरह का दुश्मन मुल्क है, क्योंकि वहां से मोसाद का वो होता है। हम्म, लेकिन उसको भी उतनी ह्यूमिलिटी से बात कर रहे हैं। वो यूएई से भी बात कर रहे हैं, जबकि यूएई का सीधे ईरान की गोद में, इसराइल की गोद में बैठ गया, फिर भी यूएई से वो बात कर रहे हैं। इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर से बात कर रहे हैं, यहां तक बात आ रही है कि नॉर्वे के फॉरेन मिनिस्टर से बात कर रहे हैं। यानी हर मुल्क में ये हॉरिजॉन्टल जो डिप्लोमेसी है, इससे अमेरिका परेशान हो गया है कि ये इसको हम कैसे, इससे हम कैसे निपटे। हम्म, क्योंकि इनके साथ क्या है कि वर्ल्ड का सपोर्ट आता चला जाता है। इससे जब आप बात करते हैं रोज हम्म, बरोज, हम्म, और छोटी से छोटी ताकत से आप बात करते हैं, तो फिर क्या हो जाता है कि एक माहौल बन जाता है। हम्म, और उस माहौल में एक आपके फेवर में कि भाई जो ईरान कर रहा है वो सही कर रहा है, उसने हमको फोन किया, बताया। अब एक छोटा सा बुर्किना फासो अफ्रीका का मुल्क है, वहां पर अगर अरागची ने फोन कर दिया, तो भाई अब इस तरह के कई 30-40 छोटे मुल्क हैं अफ्रीका में, तो उसका एक माहौल बन जाएगा हम्म, हम्म, उनके बीच, और उनके माहौल से बड़े देश भी अफ्रीका के प्रभावित होंगे। हम्म, तो ये जो देखिए एक पॉलिटिकल
हॉरिजॉन्टल डिप्लोमेसी, ये ईरान का एक बहुत मास्टर स्ट्रोक रहा है। और फिर उसके और भी बहुत सारे पहलू हैं, कैसे उन्होंने अमेरिका के जो दिमाग है उसको समझा, अमेरिका में जो डिविजन्स हैं, जो एक हिस्सा है जो चाहता है एक इंटरवेंशनिस्ट, एक नॉन इंटरवेंशनिस्ट, उनके बीच के डिफरेंसेस को कैसे प्ले अप किया जाए, वो सारी चीजें भी हैं। लेकिन मेन ये है जो मैंने बताया, ये हॉरिजॉन्टल डिप्लोमेसी। हॉरिजॉन्टल डिप्लोमेसी पर काम कर रहा है। और ईरान बार बार यही कहता है अमेरिका को समझ लेना चाहिए कि हमसे बराबरी की के लेवल पर बात करे, म्यूचुअल रिस्पेक्ट हाँ, से बात करे। अगर रिस्पेक्ट करोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी। ये बहुत ही क्लैरिटी है। अच्छा, ये जो एक तरफ जारेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ, और दूसरी तरफ आपने देखा इस्लामाबाद में एक बड़ी टीम आई थी ईरान की तरफ से। और मुझे एक एक्सपर्ट ने बताया कि यूरोपियन डिप्लोमेट ने उन्हें बताया कि ईरानी निगोशिएटर्स जो हैं वो बहुत ही बारीकी से टेक्निकल पॉइंट्स को रेज करते हैं, हर इशू पर डिस्कस करते हैं। आपको क्या लगता है, प्रोफेशनलिज्म के तौर पर अगर कंपेयर किया जाए ईरान और अमेरिका के इन डिप्लोमेट्स को जो निगोशिएटिंग टीम में है, उसे आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये तो ट्रंप ने एक्नॉलेज किया, आज नहीं, 2020 में ट्रंप ने कहा था कि ईरान लूजेस द वॉर बट विंस द नेगोशिएशंस। उस समय उसके हिसाब से अभी भी वो यही कह रहा है कि हमने तो नष्ट कर दिया है, इनकी मिलिट्री नष्ट कर दी, इनकी नेवी नष्ट कर दी। उसके दिमाग में कंफ्यूजन है, वो सोच रहा है एक ही नेवी है, एक ही मिलिट्री है, वहां कई हैं। अब वो उस बहस में ना जाया जाए। लेकिन ट्रंप भी इस बात को मान रहा है कि, और उसने अभी भी कहा है, मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते या अप्रैल में भी कहा था उसने, कि दे आर वेरी टफ नेगोशिएटर्स, दे आर एक्सीलेंट नेगोशिएटर। तो ये तो वो बार बार कहता है। तो ये एक ताकत है ईरान की कि वो लोग अंदर घुस जाते हैं एक एक चीज के, और बिल्कुल ऐसी ऐसी चीजें पॉइंट आउट करते हैं जिनका अमेरिकन नेगोशिएटर्स के पास कोई जवाब नहीं होता। और वैसी स्थिति में फिर उनको, अमेरिकन नेगोशिएटर्स को उसी पे आना पड़ता है कि देखो इसको मानो या ना मानो, और मानो या ना मानो में फिर नेगोशिएशन डिरेल हो जाता है कि तुम इस तरह से बात कर रहे हो। तो ये जो ताकत ईरान की है, ये जो प्रोफेशनलिज्म ईरान ने दिखाया, एम्पेरिकल एम्पेरिकल जिसको कहते हैं कि जो एम्पेरिकल इश्यूज हैं, छोटे छोटे इश्यूज हैं, उनको उन पे जो पकड़ है, और फिर उस पकड़ को वो कैसे उसको सामने रखते हैं। अब यूरेनियम एनरिचमेंट में, अब ये उसका ये हम 970 पाउंड को कह देंगे 901 पाउंड, उसको हम कैसे करेंगे। फिर वो कह देंगे अच्छा आप 870 ले लीजिए। इसी में अमेरिका फंस जाता है कि ये क्या है ये तो इसमें देखिए बहुत कुछ, बहुत, मुझे तो कुछ हिंदी फिल्मों की याद आती है जिसमें ऐसे इस तरह की कॉमेडी हुआ करती थी, जिसमें जो कॉमेडियन था बड़ा किशोर कुमार वगैरह, वो महमूद को डाउन कर देते थे, इस तरह का एक उसको फंसा। तो तो ये देखिए एक है जो दुनिया देख रही भाई, और दुनिया को सीखना चाहिए, भारत जैसे देश को सीखना चाहिए। बिल्कुल। और मुझे याद है सब 2015 में जब अमेरिका अलग हुआ और उसके बाद में दोबारा निगोशिएशन शुरू हुई, तो ये खबर आती थी, वेस्टर्न मीडिया तो उसे नहीं देता था, कि ईरानियंस उस मेज पर अमेरिकन डेलीगेशन को बैठने की इजाजत ही नहीं देते थे, उस कमरे में आने की इजाजत नहीं देते थे जब वो उस एग्रीमेंट से बाहर था। तो अलग पड़ोस के होटल में कहीं अमेरिकन डेलीगेशन होता था और ये यूरोपियंस जाते थे आते थे। ये बड़ा दिलचस्प कहानी थी कि साहब अमेरिका को इजाजत नहीं है उस मेज पर बैठने की, उस कमरे में बैठने की। ये ईरान ने एक तरह से अपनी स्पाइन्स दिखाई। अच्छा, मैं अब चलना चाहता हूं एक और इशू की तरफ। अभी ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला मुज्तबा खामेनेई ने हज के मौके पर हज के मौके पर दो बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट कही। यूं तो लंबा उनका एक वो था, मैसेज था। एक तो ये कि तमाम मुस्लिम मुल्क, अरब मुल्क, ये सब मुत्तहिद हो जाएं और अमेरिका का दौर खत्म हो चुका है। और यानी अब इस इलाके के बेसिस को शील्ड नहीं करेंगे पड़ोस के मुल्क। ये भी एक लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ सऊदी इमाम ने जो खुतबा दिया, जो सबसे बड़ी तकरीर होती है हज के मौके पर, दुनिया के तमाम हाजी एक ही ग्राउंड में होते हैं, वहां पर मजहब की, धर्म की, तकवे की ये सब बातें करते करते बीच में एक जगह कहा पॉलिटिकल स्लोगन ना लगाएं। तो ये दोनों तरफ की, इसको आप किस तरह से आप समझ पाए, कैसे कैसे देख रहे हैं दोनों तरफ की का मजहब
और दोनों तरफ का उसके साथ सियासत किस तरह से है। सऊदी अरब मजहब और सियासत को अलग रख के देखता है, और ईरान सियासत और मजहब, रिलीजन और पॉलिटिक्स को एक साथ लेकर के चलता है। किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, देखिए, सऊदी अरेबिया का तरीका तो डिक्लाइन पर है ना। अभी सऊदी अरेबिया का जो पूरा मॉडल था कि प्रो अमेरिकन एक लाइन लो, कट्टर वहाबिज्म लागू करो, धर्म और पॉलिटिक्स को अलग रखो, और पॉलिटिक्स, बल्कि पॉलिटिक्स में आदमी इन्वॉल्व भी ना हो, हम्म। वो धार्मिक चीजों में फंसा रहे, राजा को संभालने दो सब कुछ। हम्म। राजा है, वो राज करेगा, उसके बाद तुम अपना थोड़ा बहुत जो भी राज दे रहा है उस पर सरवाइव करो, थोड़ा बहुत अपना काम करो, अपना घर संभालो, और उसके साथ साथ पूजा पूजा पाठ में लगे रहो। ईरान का तरीका है और ये। अगर पेट भर के खाना ना मिले तो अल्लाह से दुआ करो, सरकार से हाँ, मत मांगो कुछ भी। सरकार से बता दो, बिल्कुल बिल्कुल। और ईरान का ये है कि भाई जो रिलीजन के यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं, जैसे करबला की लड़ाई को, भाई ठीक है, वो केवल के किसी मजहब की लड़ाई नहीं थी, वो इंसानियत की लड़ाई थी। जब ये आपने कह दिया इंसानियत की लड़ाई थी, तो फिर वो सारे जितने भी मजलूम लोग हैं उनकी लड़ाई बन जाती है। और फिर आप उसको जब दुनिया के स्तर पे कहते हैं और कहते हैं कि हम वही लड़ाई लड़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो मजहबी लोग हैं वो भी, उनके अंदर भी एक मोबिलाइजेशन स्पिरिट बढ़ती है। और जो गैर मजहबी, उनको भी ये बात समझ में आती है कि हाँ भाई ठीक है, अगर ये लड़ाई है तो ये तो इंसाफ की लड़ाई है, इंसाफ का कोई मजहब होता नहीं है। तो ईरान ने इस चीज को, इस डायलेक्टिक्स को पकड़ लिया है, और उसको वो इस तरह से बहुत बेहतर तरीके से उसको उसका इस्तेमाल कर रहा है कि मैसेज भी दे रहा है। वो एक साथ रिलीजियस मैसेज है, एक साथ पॉलिटिकल मैसेज है, एंटी इंपीरियलिस्ट मैसेज भी है, और ह्यूमन मैसेज, ये सारी चीजें। ये इस इलाके में अभी जिस तरह से अमेरिका के फौजी अड्डे खत्म हुए हैं और हॉर्मुज पर कंट्रोल ईरान का है, और वो ये उसने ये इंडिकेट कर दिया कि दुश्मन की कार्रवाइयां, दुश्मनों के हथियार, जहाज यहां से हम नहीं जाने देंगे। और आहिस्ता आहिस्ता जीसीसी मुल्कों से भी बातचीत चल रही है, और कुछ जहाज उनके भी गुजरने शुरू हो गए हैं। और अब तो ताजा खबर यह है आज की कि यूरोप के भी कुछ मुल्क वहां से जहाज निकाल रहे हैं ईरान के साथ तालमेल के बाद। तो अब आने वाला जो वेस्ट एशिया है, जिसमें अभी तक बातचीत में अमेरिका ने ये एक सवाल भी नहीं उठाया कि हम फौजी अड्डे वापस बनाएंगे, ये भी निगोशिएशन में आए। आपको क्या क्या लगता है फ्यूचर वेस्ट एशिया का? नहीं नहीं, वेस्ट एशिया में तो देखिए, जो स्टेटस को है वो ऑल्टर हो गया है, हम्म। और अब ये कभी वापस नहीं आएगा। हम्म। अब आगे जो है वो रशिया, चाइना और ईरान उनका सबसे एक तरीके से फ्रंटियर पोस्ट है कि ईरान जो है वो एक रीजनल सुपर पावर बन गया है, कल को वो ग्लोबल सुपर पावर बन सकता है। ईरान को केवल न्यूक्लियर टेस्ट करने की जरूरत है, मैं सच बता रहा हूं, अगर वो एक चीज हो जाती है तो वो ग्लोबल सुपर पावर आज डिक्लेयर हो जाएगा। और नॉर्थ कोरिया जैसा नहीं, उसका एक अपना अलग, क्योंकि उसके पास संपदा बहुत है, उसके पास तेल है, उसके पास एग्रीकल्चर है, बहुत सारी चीजें। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि ईरान के पूरे पोटेंशियल को अब रियलाइज किया जा रहा है। अब ईरान के वो दुनिया भी समझ रही है, ईरान के लोग खुद उस चीज को समझ रहे हैं। और ये जो पोटेंशियल है, ये जब जैसे जैसे अनलीश हो रहा है, और तो दुनिया एकदम हक्के हक्का हक्का बक्का रह जा रही है, और उससे रीजनल इक्वेशन ही नहीं, ग्लोबल इक्वेशन प्रभावित हो रहे हैं। तो ये देखिए, अब दुनिया बदल गई है। आने वाली दुनिया में जो इस्लामोफोबिया नहीं चलेगा, उसमें ईरानोफोबिया नहीं चलेगा, और उसमें किसी भी तरीके का जो एक आप अगर सोचते हैं बड़े मुल्क की छोटे मुल्क को दबा ले, वो नहीं चलेगा, बिल्कुल। ये वो नहीं चलेगा, इस्लामोफोबिया नहीं चलेगा। ये सब वेस्टर्न हुकूमतें और वहाँ का मीडिया तो मुसलसल इस्लामोफोबिया के जरिए कितने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स अब तक हासिल कर चुका है, कितने दुश्मनों को खत्म कर चुका है। अच्छा, मैं अब थोड़ा सा आता हूँ भारत की तरफ। भारत की फॉरेन पॉलिसी में किसी किस्म का नया एडजस्टमेंट होता हुआ कहीं नजर आ रहा है? कोई इशारे कहीं से कुछ मिल रहे हैं, या सिर्फ मदरलैंड फादरलैंड वही चलता रहेगा जो जंग शुरू होने से पहले था? क्या मोदी जी उसको सस्टेन कर पाएंगे ऐसे हालत में, जबकि तेल, गैस, ये सब की कीमतें बढ़ रही हैं और इसकी वजह से हर चीज की कीमत बढ़ रही है?
क्या मोदी जी चला पाएंगे वो इजराइल के साथ चलने वाला सफर आगे बढ़ पाएगा? नहीं, भारत तो देखिए काफी एक समस्या समस्या में है, और उसको अपनी फॉरेन पॉलिसी, भारत का ये रहा है कि हमने बैलेंस किया है, हमने ईरान इसराइल के साथ भी रहे हैं, हम इधर ईरान के साथ भी रहे हैं। हालांकि वो बैलेंस गड़बड़ा गया जब वो ईरान चले गए 26 फरवरी को, और 28 फरवरी को जंग शुरू हो गई। अली इजराइल खामनेई, चले गए, जब वो इमाम अली इजराइल चले खामनेई गए, को शहीद। जब वो हाँ, जो, इजराइल हाँ चले सॉरी, गए। वो इसराइल चले गए और रिपीट कर अली दीजिए, एडिट खामनेई हो जाएगा। शहीद हुए। सर एडिट हो हाँ, जाएगा, इसे रिपीट कर दीजिए। हाँ। तो नरेंद्र मोदी जो 26 तारीख को, 26 फरवरी को इसराइल चले गए, और 28 तारीख को एक तरह से जंग शुरू हो गई जब अली खामनेई को शहीद कर दिया गया। तो ये जो देखिए, अ, उसके बाद बहुत डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई। ईरान एम्बेसी जो इंडिया में है उसको कंडोलेंसेस भेजी गई, सब हुआ। अब्बास अराक्ची इंडिया आए, ब्रिक्स के फॉरेन मिनिस्टर्स की जो कॉन्फ्रेंस है। अब इंडिया के पास एक आखिरी मौका है सितंबर में, जो ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस है। इंडिया क्योंकि प्रेसिडेंट है ब्रिक का, रोटेशन से होता है, इस समय इंडिया है, तो इंडिया में ही होनी है वो। और उस ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस में मोदी के पास आखिरी मौका है, जब वो ये डिक्लेयर करें कि वो इजराइल अमेरिका के कैंप में नहीं है। हम्म। क्योंकि उसके, अगर वो ये नहीं करते और बहुत साफ तौर पे नहीं करते, तो भारत का भविष्य बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। कि आर्थिक जो समस्याएं हैं वो बढ़ती जाएंगी, ईरान की जंग फिर से शुरू हो सकती है, हम्म। और ऐसी स्थिति में तेल की कीमतें और सारी सारी चीजों की कीमतें बढ़ेंगी। इकोनॉमिक क्राइसिस इंडिया में होगी, लोग सड़क पे आएंगे। तो इसलिए इसको भी हल करने के लिए, अगर ये सरकार एक रशिया, चाइना और ईरान के कैंप में जाए, तो उसकी, तो वो बच सकती है। अगर नहीं जाएगी तो फिर उसका, उसको फल भुगतना हो। भारत के पास एक ही मौका है, और वो उसे ईरान, रशिया, चाइना उस ब्लॉक में जाना पड़ेगा, नहीं तो मुसीबतें बढ़ेंगी। अच्छा, बिल्कुल आखिरी सवाल। इन हालात में जिस तरह से अभी बातचीत चल रही है, आज की खबर मैं देख रहा था, टाइम्स ऑफ इजराइल ने यह कहा कि ट्रंप के बस अप्रूवल की जरूरत है, और एमओयू तकरीबन तैयार है। लेकिन उसकी डिटेल पढ़ते पढ़ते नीचे यह भी बताया गया कि अभी तो आयतुल्ला मुश्तबा खामेनाई ने भी अप्रूव नहीं किया है उसको। तो ये जो बातचीत चल रही है, उसे किस स्टेज में महसूस कर रहे हैं? वक्त हमारे पास बहुत कम रह गया, क्या फिर जंग शुरू होगी, क्या लगता है? नहीं, देखिए, जंग तो शुरू होगी फिर। हम्म। मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट या एमओयू जो है, उसका मतलब केवल वक्ती है, क्योंकि वो 30 या 60 दिन का है। अब ये अभी क्लैरिट, वो ऐसा एमओयू ये नहीं है परमानेंट सीज फायर का। हम्म। उसमें यह है कि अमेरिका अपनी फौजें हटाए और ईरान स्टेट ऑफ हुर्मुज को खोले, और उसके बाद बातचीत होगी। हम्म। उसके बाद जो फ्रोजन एसेट्स हैं, जो सैंक्शंस हैं, या जो सबसे बड़ा न्यूक्लियर सवाल है, हम्म। वो उसके बाद हो। पहले ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए। तो ये जो चीज है, तो ये तो देखिए वैसे ही वक्ती है, इसका कोई, वो जो ये हो भी जाती है, और अमेरिका कुछ हद तक फौजी अपने पीछे भी हटाता है, हालांकि वो हटाएगा नहीं, वो हल्का हल्का बस दिखाएगा, और और छुटपुट झड़पें चलती रहेंगी, जैसे पिछले 3-4 दिनों में चली। तो इसलिए देखिए, जंग खत्म नहीं होने वाली है, उस पे ऑयल पे स्टेबलाइजिंग इफेक्ट नहीं आने आने वाला है, वो ऊपर नीचे होता रहेगा। अभी नीचे हुआ था, फिर ऊपर हो गया। तो ये वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, और आने वाले 6 महीनों में कम से कम मैं नहीं देखता कि कोई चेंज होगा। और फुल ब्लोन जंग भी हो सकती है। बहुत हद तक चीजें इस पे भी निर्भर करेंगी कि लेबनान में क्या हो, क्योंकि हम्म। लेबनान का मुद्दा भी ईरान ने इंक्लूड किया हुआ है कि भाई लेबनान में भी सीज फायर होना चाहिए। तो हम्म। उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि लेबनान में क्या होगा। और अभी गाजा में फिर से जंग शुरू होने वाली है, हम्म। ऐसा मुझे लगा। लेबनान डिपेंड करेगा लेबनान में क्या होता है, और गाजा में फिर से जंग शुरू हो सकती है, और जंग खत्म नहीं होगी, 6-7 महीने अभी लग सकते हैं। ऐसी सूरत में तो महंगाई और बढ़ेगी, हॉर्मोज ईरान की मर्जी पे चलेगा, तो जाहिर है ये तमाम मुल्कों के लिए इकोनॉमी, जो अरब मुल्क हैं उनकी भी इकोनॉमी गड़बड़ाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भारत की विदेश नीति पर भी काफ़ी अहम बातें बताई। और वॉर हिस्टोरियन के तौर पर जो आपने बताई कि ये जंग क्यों बिल्कुल अलग है, और बिल्कुल कल्चर ही बदल दी है जंग की, ये एक बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन, बहुत ही अहम बातें आपने बताई। मेरे दर्शकों, नाजरीन, आपको आज का वीडियो कैसा लगा, कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सही और अच्छी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके।
इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।